Hello and welcome everyone to chemistry classes. In this video, I am starting with solution of GATE 2018 question paper. So now I am starting with question number 1. So the first question is the major product formed in the following reaction is. तो इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई है और वो रिएक्शन है और आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप देखें तो इस रिएक्शन पे यहाँ पे हमें एरो पे कोई भी एक्स्ट्रा रिएजेंट नहीं दिया गया है, तो इससे हमें क्लियर होता है कि बेसिकली ये जो रिएक्शन है दिस इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये अगर हम रिएजेंट देखते हैं तो हमें दिमाग में सबसे पहले जो देखते ही आएगा वो आएगा 2+2 साइक्लो एडिशन, क्योंकि हमें यहाँ पे कीटीन गिवन है और यहाँ पे हमें एक एल्कीन गिवन है, तो इसमें 2+2 रिएक्शन हो सकती है। और हमें यहाँ पे एरो पे ना तो HNO दिया है ना हीट दिया है। जनरली हमें ये पता होती है कि जो हमारी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो होती है हमारी फोटोकेमिकली, मतलब जब HNO होगा वो हमारी तब होगी अगर हमारी कोई भी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। बट जब भी हमारे पास कीटीन आ जाएगी तो कीटीन में क्या होता है, यहाँ पे होता है क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। बेसिकली जो हमारी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो हमारी फोटोकेमिकली अलाउड इसलिए होती है बिकॉज उसमें हमारा जो ऑर्बिटल की सिमेट्री होती है वो मैच करती है। अगर हम थर्मल में देखते हैं तो ऑर्बिटल की सिमेट्री मैच नहीं करती, इसलिए 2+2 रिएक्शन हमारी थर्मली अलाउड नहीं होती। बट कीटीन के केस में ये क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होने की वजह से जो हमारे ऑर्बिटल की सिमेट्री होती है वो मैच हो जाती है, तो इसीलिए ये रिएक्शन थर्मली अलाउड हो जाती है अगर कीटीन हमारा इन्वॉल्व है। इसीलिए एरो पे ना HNO दिया है ना हीट दिया है, तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि रिएक्शन फोटोकेमिकली नहीं हो रही है, मतलब ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो गई होगी, इसलिए उन्होंने एरो पे कुछ नहीं दिया। तो हमें यहाँ पे करना 2+2 ही है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि जब भी हम कीटीन में 2+2 रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, एक है हमारा C डबल बॉन्ड O और एक है हमारा C डबल बॉन्ड C। तो जब भी हम कोरिलेशन डायग्राम बेसिकली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में अगर हमें कोई भी रिएक्शन का आउटकम प्रेडिक्ट करना होता है तो हम एक कोरिलेशन डायग्राम बनाते हैं। उस कोरिलेशन डायग्राम से हमें ऑर्बिटल की सिमेट्रीज का और जो हमारे रिएक्टेंट में एटम्स इन्वॉल्व है उनकी एनर्जी का पता चलता है। तो जो हमारी C डबल बॉन्ड C की एनर्जी है दैट इज फेवरेबल फॉर 2+2 साइक्लो एडिशन, तो इसीलिए कीटीन का C डबल बॉन्ड C है जो हमारा 2+2 साइक्लो एडिशन में इन्वॉल्व होता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस डबल बॉन्ड और इस C डबल बॉन्ड C के बीच में साइक्लो एडिशन होगा। अब बात ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको चारों प्रोडक्ट्स गिवन है तो पहले तो आपको यही देखना होगा कि आपका अटैच ये कैसे होगा। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी वजह से अगर आप यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पोजीशन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2+2 में आप प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं। तो 2+2 में जो एक ट्रिक है जो बेसिकली मैं यूज करता हूं और उससे सभी प्रोडक्ट सही बनते हैं। 2+2 के वक्त आप हमेशा क्या करिए, प्लस चार्ज को प्लस चार्ज से जोड़िए और माइनस को माइनस से जोड़िए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे चार्ज सेपरेशन किया डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का, तो आपको अपने दूसरे रिएक्टेंट में भी चार्ज सेपरेशन करना होगा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का, और आप डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा पॉजिटिव से जोड़ेंगे और डेल्टा नेगेटिव को डेल्टा नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो एक बात तो पहले आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका यहाँ पे आ जाएगा कीटीन, तो कीटीन में जो आपका ये बीच वाला कार्बन है इसे आपको मानना होगा डेल्टा नेगेटिव। इसे आपको डेल्टा नेगेटिव हमेशा ट्रीट करना है 2+2 के वक्त। ये नहीं कि आप हमेशा कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन करेंगे तो इसे डेल्टा नेगेटिव माने। सिर्फ 2+2 साइक्लो एडिशन जब हम कर रहे हैं और हमारा एक रिएक्टेंट कीटीन है, सपोज ये रिएक्टेंट कीटीन ना होता, नॉर्मल कोई एल्कीन होती तो ये हम कर लेते,
बट कीटीन के वक्त हमें जो ये बीच वाला कार्बन है इसे डेल्टा नेगेटिव मानना है। और अब हमें क्या देखना है कि डेल्टा नेगेटिव को डेल्टा नेगेटिव से और डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा पॉजिटिव से। तो इस सेंटर पे तो रिएक्शन हो नहीं रही है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन इन्होंने रिएक्टेंट में ऑलरेडी बिलो द प्लेन दिए हैं, तो बिलो द प्लेन ही रहेंगे। और अब आपको इसे डेल्टा नेगेटिव मानना है, तो ये आप ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका ClCl और यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड। अब इसमें जो एक चीज डिसाइड करने वाली रह गई है वो रह गई है इस मिथाइल की और इस हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब वो हमें कैसे पता चलेगी? तो अगर आप अब इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 में आपको दिया है अबव द प्लेन और 2 में आपको दिया है बिलो द प्लेन। तो आपके 2 ऑप्शंस तो इसी बेसिस पे कट जाएंगे। आपने डायरेक्शन डिसाइड कर दिया कि आप प्रोसीड कैसे करेंगे। अब आपको क्या देखना है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो रिंग है इसमें ये हाइड्रोजन तो है बिलो द प्लेन, तो इसका मतलब जो ये दूसरी इसमें रिंग लगी है ये 5 मेंबर, ये होगी अबव द प्लेन। तो अगर ये कीटीन अप्रोच करेगा इस रिएक्टेंट को तो वो कैसे करेगा? अगर ये रिंग ऊपर है तो वो नीचे से अप्रोच करेगा। ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और रिंग ऊपर है, तो रिंग ऊपर है तो इसका मतलब हिंड्रेंस ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो इसीलिए जो आपकी ये कीटीन है ये नीचे की तरफ से अप्रोच करेगी, मतलब इस एल्कीन के नीचे की तरफ से अप्रोच करेगी। तो अगर ये नीचे की तरफ से अप्रोच करेगा तो जो आपका ये मिथाइल और ये आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे से कीटीन आ रही है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो मिथाइल है और इसी मिथाइल के सिस में जो हाइड्रोजन है वो आपका आ जाएगा अबव द प्लेन। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इसीलिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी है इसमें आपका करेक्ट आंसर। तो 2+2 में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ना है। और कीटीन अगर आपके रिएक्टेंट में है तो आपको बीच वाले कार्बन को पार्शियल नेगेटिव मानना है। और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें अप्रोच का देखना था कि हमारी रिंग ऊपर है तो जो हमारी कीटीन है वो नीचे से अप्रोच करेगी, इसीलिए जो आपका मिथाइल और हाइड्रोजन है वो आपका ऊपर अबव द प्लेन आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इसमें pH 8.5 ETOH। और अगर आप ध्यान से अपने ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस में पिरिडीन गिवन है और 2 ऑप्शंस में आपको डाइहाइड्रोपिरिडीन गिवन है। ये रिएक्टेंट जब भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको सबसे पहले जो ध्यान आएगा ये आएगी आपको ध्यान हैंड्स सिंथेसिस। Basically this synthesis is very famous for the synthesis of pyridine। तो ये डायरेक्टली एक नेम रिएक्शन है जो आपको यहाँ पे दी गई है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आपको ये पता चली कि ये pyridine की सिंथेसिस के लिए रिएक्शन है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि हम एक तो C और D ऑप्शन को काट देते हैं, बिकॉज C और D ऑप्शन में आपको यहाँ पे डाइहाइड्रोपिरिडीन गिवन है और A और B ऑप्शन में आपको पिरिडीन गिवन है। बट यही आपको नहीं करना है। एक्चुअली जो इन्होंने रिएक्शन आपको यहां तक दी है, दिस रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोपिरिडीन ओनली। जो आपको रिएक्टेंट और रिएक्शन कंडीशंस दी गई हैं ये आपको डाइहाइड्रोपिरिडीन ही देंगे सबसे पहले, और फिर जब आपको डाइहाइड्रोपिरिडीन ऑब्टेन हो जाता है तो उसके बाद आपको इसका करना होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या फिर सीरियम 4+ डाल सकते हैं। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, क्लेडन में गिवन है, क्लेडन से ही आई है। तो आप डायरेक्ट इस पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो तब जाके वो आपका डाइहाइड्रोपिरिडीन
एरोमेटाइज हो जाता है और पिरिडीन आपको मिलता है। बट इसमें आपको जो रिएक्शन कंडीशंस गिवन है उसमें कहीं भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आपका जो इसमें प्रोडक्ट होगा वो होगा पहली बात तो डाइहाइड्रोपिरिडीन। तो इसलिए आपका ए और बी ऑप्शन कट जाएगा। सी और डी ऑप्शन में से अब आपको देखना होगा कि आपका करेक्ट क्या है। अब वैसे तो इसका मैकेनिज्म काफी बड़ा है, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूं। होता क्या है इसमें, जो ये आपका है ये पहले इनोलेट फॉर्म करेगा। कैसे, ये है, और अगर ये इनोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर होता क्या है, जो ये आपकी इनोलेट फॉर्म बनी है ये अटैक करती है इस पे, जो आपको बेंजेल्डिहाइड है, मतलब इसमें यहाँ पे ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, दिस इज RCHO। फिर ये इस पे अटैक करती है और आपको मिलता है इसमें ये R ग्रुप, चूंकि यहाँ पे पीएच है। और जब आपको ये रिएक्टेंट मिल जाता है तो फिर ये इसके एक और मॉलिक्यूल, मतलब इसमें इसके 2 मोल्स यूज होते हैं, ये इससे अटैच हो जाता है और आपको फाइनली मिलता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट। यहां पे R ग्रुप जो है इस केस में पीएच है, ये आपको इसमें 1,4 डाइकीटोन मिल जाएगा। और जैसे ही आपको इसमें 1,4 डाइकीटोन मिला तो ये NH3 की प्रेजेंस में, ये हम काफी सारे रिएक्शंस पढ़ते भी हैं हेटेरोसाइक्लिक में, जैसे अगर आपका फ्यूरान और जो आपका पाइरोल है और जो आपका थायोवीन है उनकी प्रिपरेशन, और जैसे आप ये पिरिडीन बना रहे हैं तो इसमें अगर आप 1,4 डाइकीटोन लेंगे और यहाँ पे अमोनिया होगा तो बेसिकली ये यहाँ नाइट्रोजन और ये H2O निकल जाता है और यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें आपको ये 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन बनेगा, और डाइहाइड्रोपिरिडीन बनने के बाद जब आप उस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वो पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। बट जितनी रिएक्शन कंडीशंस इसमें आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी रिएक्शन डाइहाइड्रोपिरिडीन तक ही बनानी है। इस रिएक्शन का जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो आप क्लेडन से देख सकते हैं। क्लेडन के कौन से चैप्टर में ये रिएक्शन प्रेजेंट है, दैट वी विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज। तो इसमें आपको एक रिएक्टेंट दिया है ये, और आपको क्या बोला है कि इसमें आपको इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन करनी है। तो अगर आप इसमें इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन करेंगे और आपको दे दिया HNU, तो अब आपको ये पता चल गया कि इसमें आपको 2+2 करना है। देखो इसमें कोई कीटीन तो है नहीं, इसीलिए इस बार HNU देना जरूरी था, क्योंकि अगर ये यहाँ पे हीट लिखेंगे तो 2+2 साइक्लो एडिशन नहीं हो सकता। 2+2 साइक्लो एडिशन हीट में सिर्फ तभी होगा जब आपका कीटीन होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने HNU दिया है तो आप यहाँ पे 2+2 फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन करेंगे। अब इसमें अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सबसे पहली बात तो आपको यही डिसाइड करना होगा कि आप जो साइक्लो एडिशन कर रहे हैं वो CC-CC के बीच में करें या फिर CC-CO बॉन्ड के बीच में करें। तो वही चीज यहाँ पे भी वैलिड होती है जो हमें एनर्जी कोरिलेशन डायग्राम से पता चलता है कि जो आप 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करेंगे वो CC और CC के बीच में ही करेंगे। तो आपके यहाँ पे 2 ऑप्शंस कट हो जाएंगे, कौन से, A ऑप्शन और C ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा B और D ऑप्शन। अब आपको वही डिसाइड करना है कि आप अटैच कौन से एटम से कौन सा एटम करेंगे। तो आपको वही वाली टेक्निक लगानी है। आप यहाँ पे पहले 4 सेपरेशन कीजिए। तो ये तो आप देखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा नेगेटिव। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे आपके दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनकी वजह से आपका यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव। और आपको 2+2 साइक्लो एडिशन में यही करना है, डेल्टा नेगेटिव को डेल्टा नेगेटिव से और डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा पॉजिटिव से। तो बेसिकली आपको ये दोनों ऐड करने हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो इसीलिए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। मतलब सिंपल है, डायरेक्ट बस आपको ये पता होना चाहिए कि चार सेपरेशन कैसे करना है, और यही आपको ट्रिक 2+2 साइक्लो एडिशन में पता होनी चाहिए कि किस एटम को किससे जोड़ना है। और ये चीज क्लियर ही है कि पहले C डबल बॉन्ड C का C डबल बॉन्ड C के साथ ही साइक्लो एडिशन होगा, वही एनर्जेटिकली फेवरेबल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इसमें आपको रिएक्शन दी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको जो रिएक्टेंट गिवन है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन। मतलब अगर ये पोजीशन अल्फा होगी सिलिकॉन से, जिस कार्बन से सिलिकॉन अटैच्ड है, और ये पोजीशन आपकी बीटा हो गई, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन। तो बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन देखते ही सबसे पहले जो दिमाग में रिएक्शन आती है दैट इज पीटरसन ओलिफिनेशन। Peterson olefination. Basically, this reaction is used for the formation of alkenes. और इस रिएक्शन की क्या खास बात है कि ये आपको आपकी मतलब जो आपको जैसी एल्कीन चाहिए, सपोज आपको सिस एल्कीन चाहिए, आपको ट्रांस एल्कीन चाहिए, उस हिसाब से ये आपको एल्कीन देती है। बस आपको क्या फर्क करना होता है, इसमें दो तरीके की कंडीशंस आपको यूज करनी होगी। या तो आप यूज कर सकते हैं एसिडिक कंडीशंस, और या आप यूज कर सकते हैं बेसिक कंडीशंस। दोनों कंडीशंस में आपको अलग रिजल्ट देगी। सपोज एसिडिक कंडीशंस में अगर सिस एल्कीन दिया तो बेसिक कंडीशंस में उसी रिएक्टेंट पे आपको ट्रांस एल्कीन मिलेगी। तो एक्चुअली में ये काम कैसे करती है, अगर आप ध्यान से देखें तो होता इसमें ये है। सपोज मैं आपको एक अलग से रिएक्टेंट पे एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपके पास यहाँ पे SiMe3 लगा है और यहाँ पे आपके इसके सिस में OH लगा है। तो अगर इस रिएक्शन को हम बेसिक कंडीशंस में करते हैं तो बेसिक कंडीशंस में क्या होता है, ये OH में से ये H+ अपना OH जो है वो अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, और जैसे ही वो अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा O-। फिर यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन होती है, ये O- SiMe3 के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है। और जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ये यहाँ पे जैसे विटिक रिएक्शन में होता है ना कि वो एक 4 मेंबर रिंग बनती है और फिर उसके बाद ये टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, वैसे ही इसका बेसिक कंडीशंस में मैकेनिज्म है। मतलब ये 4 मेंबर रिंग बनना जरूरी है बेसिक कंडीशंस में, और ये 4 मेंबर रिंग तभी बन सकती है जब ये दोनों आपके सिस होंगे। मतलब SiMe3 और OH एक दूसरे के सिस होने चाहिए, तभी ये 4 मेंबर रिंग बन सकती है। तो बेसिक कंडीशंस में ये 4 मेंबर रिंग बनेगी और फिर ये टूट के आपको यहाँ पे आपकी एल्कीन ऐसे मिल जाएगी। अब देखो, मैंने यहाँ पे SiMe3 और OH को ऑलरेडी सिस ही बनाया था और बेसिक कंडीशंस दी थी, तो सिस ही थे और बेसिक कंडीशंस दी तो 4 मेंबर रिंग बन गई। जो ये दोनों ग्रुप मिथाइल ऑलरेडी लगे थे ये इसी ओरिएंटेशन में रहे और आपको ये सिस ब्यूटीन आपको मिल गया। पर एसिडिक कंडीशंस में क्या होता है, एसिडिक कंडीशंस में सपोज यहाँ पे आपका SiMe3 है और यहाँ पे आपका एंटी में OH लगा है। एसिडिक कंडीशंस में क्या होता है, ये OH प्रोटोनेट हो जाता है, तो प्रोटोनेट होके ये ऐसे हो जाएगा OH2+। अब इसमें आपका क्या होगा, ये लीव हो जाएगा। मतलब आप पे यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटी एलिमिनेशन टाइप। जैसे हम E2 एलिमिनेशन करते हैं ना, हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी होता है, वैसे यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस में इन दोनों का एंटी होना जरूरी है।
अगर ये एंटी होंगे तो ये रिएक्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ये एंटी थे, डायरेक्ट इसमें पीटरसन ओलिफिनेशन हुआ और आपको आपका प्रोडक्ट फाइनल क्या मिल गया ये। क्योंकि मैंने इन्हें एंटी ही बनाया था और एसिडिक में एंटी ही की रिक्वायरमेंट है, तो आपको डायरेक्ट अपनी एल्कीन ऐसे मिल गई। ये मिथाइल को अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी पड़ी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन गिवन है, बट आपको यहाँ पे दिया है KH मतलब हाइड्राइड। इसका मतलब आपको यहाँ पे दी गई है बेसिक कंडीशंस। अब बेसिक कंडीशंस होने का मतलब ये है कि वो 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। अब इस 4 मेंबर रिंग को फॉर्म होने के लिए SiMe3 और OH इन दोनों को एक दूसरे के सिस होना होगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे होगा रोटेशन। तो ये OH जो है ये आपका चला जाएगा बिलो द प्लेन, और अगर ये OH आपका बिलो द प्लेन जाएगा तो अगर आप ध्यान से देखें ये ग्रुप, ये अभी तो यहाँ पे ऐसे Z फॉर्म में है ऐसे, बट पीटरसन ओलिफिनेशन बेसिक कंडीशंस में होने के लिए इसे कैसा बनना होगा, इसे ऐसे नीचे आ जाना होगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये SiMe3 और ये आपका OH। अब देखिए ये दोनों SiMe3 और OH अब आपके सिस हो गए, मतलब ये OH जो आपका अबव द प्लेन था इसे आप बिलो द प्लेन ले गए, तो ये वाला जो बॉन्ड था ये आपका ऐसे हो गया। अब आप इसमें KH डालेंगे, वही 4 मेंबर रिंग बनेगी और एलिमिनेशन होगा और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो आपको ये एल्कीन मिलेगी ये आपकी होगी Z एल्कीन मतलब सिस एल्कीन। सपोज आप इसमें यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस के बेसिक कंडीशंस के बजाय आप यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस डालते तो आपका क्या होता, ये ऑलरेडी एंटी फॉर्म में ही गिवन है, तो डायरेक्ट आपका ये यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाता और आपको जो एल्कीन मिलती वो आपकी होती ई एल्कीन ना कि Z एल्कीन। बट बेसिक कंडीशंस थी इसीलिए आपको पहले ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ी, दोनों ग्रुप को सिस करना पड़ा और फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसलिए इसमें आपको मिलेगी सिस एल्कीन। तो इसीलिए जो आपका आंसर इसमें होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। वैसे इसमें मैंने आपको समझाने के लिए कि हम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं और एसिडिक और बेसिक कंडीशन में क्या होता है वो बताने के लिए इतना सब कुछ बताया। अगर आप डायरेक्टली देखें तो आप पीटरसन ओलिफिनेशन पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर आप देखिए अच्छा बेसिक कंडीशंस गिवन है तो जो आपके दोनों ग्रुप्स हैं वो सिस होने चाहिए, और सिस नहीं है एंटी नहीं है तो सिस होने के लिए आपको चेंज करना होगा, और जैसे ही आप चेंज करेंगे तो वो ई से Z एल्कीन बनाएगा, तो इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। Now the next question is the major product formed in the following reaction sequence is। तो इसमें क्या रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया है, ये आपको 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन दिया है, इसमें ये अनसिमेट्रिकल है, अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और आपको यहाँ पे डालना है LDA -78 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें पता ही है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। तो ये जब भी हम डाल देंगे तो हमारा जो इनोलेट बनता है वो हमारा बनता है काइनेटिक इनोलेट, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, मतलब ये जो आपका प्रोटॉन है ये यहां से नहीं लेगा, ये यहां से लेगा, तो इसीलिए आपको ये वाला इनोलेट यहाँ पे फॉर्म होगा। इसमें जो एक बात एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दैट इज, अगर आप यहाँ पे LDA की जगह, LDA क्या है बेसिकली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा है, माइनस चार्ज है और ये लिथियम प्लस है, तो इसकी प्रेजेंस में तो आपका बनता है यहाँ पे ये काइनेटिक वाला इनोलेट। बट अगर यहाँ पे लिथियम की जगह मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम में यहाँ पे 2+ होता है, तो इसे इसका एक काउंटर एनायन और होता है ब्रोमाइड। सपोज आपका यहाँ पे बेस ये होता, उस कंडीशन में जो आपका इनोलेट बनता है वो आपका यही वाला बनता।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका काइनेटिक इनोलेट है वो सिर्फ एलडीए के प्रेजेंस में ही बनता है। और भी बेसिस हैं एक दो, बट हमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अच्छा जब भी हमारा मतलब ये वाला ग्रुप है डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड वाला, तो उस केस में हमें हमेशा काइनेटिक इनोलेट ही बनाना है, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड वाला ही ग्रुप है, बट जैसे ही आपने केटायन लिथियम की जगह मैग्नीशियम किया तो आपका इनोलेट जो काइनेटिक था वो नहीं बनता, आपका यही वाला इनोलेट बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड से फर्क नहीं पड़ता। आपको केटायन देखना होगा कि केटायन आपका क्या गिवन है, लिथियम गिवन है या मैग्नीशियम गिवन है। वैसे जनरली एलडीए ही जनरली दिया जाता है अगर वो ये वाला इनोलेट बनाना चाहते हैं। फिर अब क्या किया है, अब इसके ऊपर डाला है PHSeCl। तो बेसिकली ये आएगा यहाँ पे और ये डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करेगा और Cl- लीव कर जाएगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपका ये बन गया। अब इसमें आपको डाला है H2O2। H2O2 से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे O- ऐसे लग जाएगा। और आपको डाला है हीट। हीट का मतलब क्या है कि ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिन एलिमिनेशन हो गया। जैसे बोलते हैं ना कोप एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन होता है, पायरोलिसिस मतलब हीट की प्रेजेंस में होता है। तो इस रिएक्टेंट पे जब भी आप हीट डालेंगे तो यहाँ पे आपका पायरोलिटिक एलिमिनेशन होगा जो कि सिन में होता है। यहाँ पे वैसे सिन वाली सिग्निफिकेंस है नहीं, बट ये हमें पता होना चाहिए कि ये एलिमिनेशन जो होता है वो सिन एलिमिनेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही यहाँ पे जो लीविंग हाइड्रोजन होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी वही होगी। यहाँ पे तो वैसे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी, तो फर्क नहीं पड़ रहा। बट जो हमारे रिजिड सिस्टम्स होते हैं उनमें हमें ये वाली चीज ध्यान रखनी होगी कि ये जो एलिमिनेशन है दैट इज सिन एलिमिनेशन। तो ये जब आपका यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। तो इसलिए आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें आपको आसानी ये क्वेश्चन था, इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं था। पहले आपको एलडीए दिया, इसका मतलब आपको यहाँ पे इसीलिए एसिमेट्रिकल कीटोन दिया था क्योंकि तभी एलडीए की आपकी सिग्निफिकेंस आएगी कि आपको काइनेटिक इनोलेट बनाना है। फिर उसके बाद PHSeCl दिया और फिर उसके बाद उसका H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके हीटिंग से पायरोलिटिक एलिमिनेशन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। इसमें अब आपको क्या दिया है, ये आपका रिएक्टेंट है। पहले क्या डाला है, ये जो आपको इसमें पहले नंबर पे रिएक्टेंट डाला है, दिस रिएक्टेंट इज जनरली यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। इसके दो पर्पस होते हैं। एक पर्पस इसका क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक अजाइड ग्रुप प्रोवाइड कराता है, मतलब ये N3 को प्लस फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएगा। ये प्लस चार्ज नहीं है, प्लस मतलब बस इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में। कैसे इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे ये कहीं भी N3 को प्लस में लगाएगा। सपोज जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये N3 को प्लस फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा, तो आपका यहाँ पे N3 लगा सकता है। अब इसीलिए इस वाले ग्रुप को हम देखते हैं तो एक चीज तो हमारे दिमाग में आएगी कि N3 लग सकता है, और दूसरा काम ये क्या करता है, ये डाई एजो ग्रुप का ट्रांसफर करता है। डाई एजो ग्रुप मतलब N2, और ये क्या कर सकता है, जैसे N3 लगाया, N3 की जगह ये ऐसे डबल बॉन्ड N2, ये ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक प्रोडक्ट आपका जो C है वो यही वाला है कि इसने N3 ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, जहां पे भी मतलब आपका ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज था वहां पे इसने ये N3 ग्रुप लगा दिया। बट सपोज अगर आप वो प्रोडक्ट बना भी लेते हैं तो फिर आपका जो सेकंड इसमें रिएक्टेंट गिवन है वो क्या है, रोडियम का एक कैटलिस्ट गिवन है RH2OAC4। फिर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगी। मतलब आप इस कैटलिस्ट का फिर क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पे N3 लगा लिया
फिर कुछ नहीं होगा। और एक चीज और जो ध्यान में रखनी है, मतलब वो थोड़ा याद ही रखने वाली बात है, जब भी ये SO2N3 वाला ग्रुप यूज होता है, ये तो मैंने बोल दिया कि ये दो पर्पसेस के लिए यूज होता है, एक डाईएजो ट्रांसफर के लिए और एक इलेक्ट्रोफिलिक अजाइड प्रोवाइड करने के लिए। बट ये इलेक्ट्रोफिलिक अजाइड तब प्रोवाइड कराता है जब यहाँ पे इसकी पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाओ या फिर यहाँ पे आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाओ। जब आप ये CH3 और आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाओगे तब तो ये वाला काम करता है। बट अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, जैसे सपोज यहाँ पे अभी COOH लगा है और ये अगर यहाँ पे NO2 होता या फिर COOH है इसकी पैरा पोजीशन पे, तो तब ये डाईएजो ट्रांसफर वाला काम करता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका यहाँ पे ये डाईएजो ट्रांसफर करेगा, तो मतलब आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड N2 आ जाएगा। अब आपकी रोडियम वाले कैटलिस्ट की भी सिग्निफिकेंस देखा जाए तो बनती है। पहली बात तो आपको फर्स्ट वाले में ही अगर इतना इलेबोरेटेड पता है तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे तो आप पहले डाईएजो ही लगाएंगे। बट सपोज आपने इसकी पैरा पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया, फिर आपने सोचा कि मैं तो N3 लगा देता हूँ, तो अगर आपने N3 लगा भी दिया तो फिर आपको इसकी सिग्निफिकेंस नहीं इतनी ज्यादा समझ आएगी कि अब आगे क्या होगा। तो इसीलिए अब जब आपने यहाँ पे डाईएजो लगाया और अब ये रोडियम कैटलिस्ट डाला, तो ये डालते ही यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बीन का। और जैसे ही आपका यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ तो बेसिकली आप देखें इंट्रामोलिकुलर अब एक रिएक्शन होगी जो कि काफी फास्ट होगी। और कार्बीन का क्या काम है, जैसे ही अगर उसे इंट्रामोलिकुलरली कोई पोलर बॉन्ड दिखेगा तो वो उसमें इंसर्ट हो जाएगी। एक 2017 के पेपर के एक पार्ट में हरमीत ने भी डिस्कस किया था, पिरिडीन उसमें रिएक्टेंट था जिसमें OH ग्रुप लगा था पिरिडीन की ऑर्थो पोजीशन पे। तो उसमें जैसे ही कार्बीन फॉर्म हुई वैसे वो रिएक्शन तो इंटरमोलिकुलर थी, बट वहां पे भी यही हुआ था कि जो कार्बीन फॉर्म हुई थी वो पोलर OH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो गई थी। तो यहाँ पे तो ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है तो और ज्यादा फास्ट है। तो ये जो आपकी कार्बीन यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये कार्बीन यहाँ पे आपकी पोलर बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगी। ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो इसीलिए इसमें जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A। पहले इसमें आपको डाईएजो ग्रुप पर ट्रांसफर करेगा जो आपका रिएक्टेंट गिवन है गिवन मॉलिक्यूल में, और फिर उसके बाद रोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपकी कार्बीन फॉर्मेशन होगी और कार्बीन फॉर्मेशन के बाद उसका इंसर्शन हो जाएगा पोलर NH बॉन्ड के बीच में। Now the next question is the spherical harmonic function with appropriate values of L and M is an eigenfunction of Lx square plus Ly square operator. The corresponding eigenvalue is। तो इसमें आपको spherical harmonic function डिफाइन कर दिया है बेसिकली y से Lm, और ये थीटा और फाई का फंक्शन है। और एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ L and M इज एन आइगन फंक्शन, मतलब इन्होंने बता दिया है कि ये Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। अब आप आइगन वैल्यू बताइए। वैसे ये क्या होता है आइगन, जैसे सपोज आपने कोई ऑपरेटर है, कोई भी आपका ऑपरेटर है वो आपने अप्लाई किया किसी फंक्शन पे तो आपको ऐसे मिल गया, तो क्या होगा, ये जो आपकी A होगी ये आपकी होती है आइगन वैल्यू और इसे हम बोलते हैं फिर साई को आइगन फंक्शन। तो इन्होंने यहाँ पे हमें आइगन फंक्शन दे दिया और हमें ऑपरेटर दे दिया और अब आइगन वैल्यू पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो ये हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन होता है इसका हमें दो की आइगन वैल्यूज पता होती है। एक तो हमें पता होती है L ऑपरेटर की या फिर L स्क्वायर की कह लो, और एक हमें पता होती है LZ स्क्वायर ऑपरेटर की। क्या होती है, जो आपका LZ स्क्वायर ऑपरेटर है वो जब आप सपोज इस y पे अप्लाई करेंगे देन जो इसकी आइगन वैल्यू होती है वो होती है L इंटू L+1 H क्रॉस स्क्वायर, और ये आपको y वापस से मिल गया। तो ये मतलब आपकी इसकी आइगन वैल्यू है।
और सॉरी ये LZ नहीं, ये टोटल L, और जो आपका LZ है इसकी होती है आपकी MH क्रॉस स्क्वायर Y। अब एक रिलेशन होती है, दैट रिलेशन इज L ऑपरेटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू LX ऑपरेटर का स्क्वायर, LY ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस LZ ऑपरेटर का स्क्वायर। अगर आप देखें तो इन्होंने आपसे यहाँ पे LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू पूछी है। तो इस रिलेशन से आप ये देख सकते हैं कि LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर, LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आप L स्क्वायर की आइगन वैल्यू को LZ स्क्वायर की आइगन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट द आइगन वैल्यू फॉर LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर। तो इसीलिए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो आपको L स्क्वायर की आइगन वैल्यू जो कि है ये L इंटू L प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर माइनस M स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू L प्लस 1 माइनस M स्क्वायर कॉमन आ गया और H क्रॉस स्क्वायर बाहर आ गया। तो यही आपका आंसर होगा, दिस विल बी द आइगन वैल्यू फॉर LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर ऑपरेटर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको L स्क्वायर और LZ स्क्वायर ऑपरेटर के आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर आपको ये रिलेशन यूज करके डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, L इंटू L प्लस 1 माइनस M स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाई H क्रॉस का स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक दो चीजें और हैं जो जनरली मैंने देखी है कि पूछी जाती हैं, तो इसलिए वो मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपको बता रहा हूं। सपोज आपसे पूछा जाए कि LX LY कम्यूटेटर क्या होगा, तो ये हो जाएगा IH क्रॉस LZ। मतलब आप देखें XYZ डायरेक्ट है तो इसीलिए पॉजिटिव है। सपोज आपसे पूछा जाए LYZ, तो ये भी हो जाएगा IH क्रॉस और YZ के बाद आएगा आपका X, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे X। ये साइन आपका ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब बेसिकली साइक्लिक है, XYZ YZ X, और अगर यहाँ पे मैं लिखूं ZX तो यहाँ पे हो जाएगा IH क्रॉस LY। बेसिकली अगर आपसे कोई लिखे LYLX तो वो हो जाएगा माइनस IH क्रॉस LZ। मतलब अगर इन्हें रिवर्ट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये साइक्लिक फॉर्म में ध्यान रखना है, XYZ YZX ZXY। तो अगर ये आपकी नॉर्मल साइकिल XYZ की फॉलो हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन अगर आपने साइकिल रिवर्ट करी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक तो ये, और एक कई बार ये भी पूछ लेते हैं जैसे L स्क्वायर का LX के साथ क्या होगा, ये होता है 0। सिमिलरली L स्क्वायर का LY के साथ भी 0 होता है, और L स्क्वायर का LZ के साथ भी 0 होता है। तो ये कई बार आ जाते हैं, मतलब ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब इनकी कैलकुलेशंस भी हैं बट वो थोड़ी लेंथी हो जाती है उस समय, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द ऑपरेटर्स। एक ऑपरेटर आपको गिवन है a प्लस 1/√2 x ऑपरेटर प्लस IPX, और एक आपको दिया है a माइनस 1/√2 x माइनस IPX। और अब आपसे कॉम्यूटेटर की वैल्यू किसकी पूछी है, आपसे पूछा है a प्लस, ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली अगर आप इसे लिखें तो ये काफी लेंथी सा एक एक्सप्रेशन बनेगा। कैसे, जब आप a प्लस लिखेंगे, ये 1/√2 मैं दोनों से बाहर ले रहा हूं तो वो तो 1/2 बन जाएगा। अब आपको फाइनली क्या बनेगा,
x प्लस आई पी एक्स और x माइनस आई पी एक्स। अब बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे ए बी पूछा जाए और यहाँ पे साई है सपोज, तो हो जाएगा ए और फिर पहले आप बी को अप्लाई करेंगे और फिर बी और फिर आप यहाँ पे ए को अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा, पहले सपोज यहाँ पे कोई वेव फंक्शन है, आप ये मल्टीप्लाई बाई इस ऑपरेटर को अप्लाई करके साई पे माइनस ये इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे इस साई पे। तो देखा जाए तो ये बहुत लेंथी बैठेगा। तो इसमें आपकी मदद कौन से करते हैं, इसमें आपको ऑपरेटर्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको इसे सिंप्लीफाई करने में मदद करेंगे। तो आपका जो सबसे मेन रूल जो इसमें काम आएगा वो क्या है, जैसे आपके पास कोई रिलेशन है a प्लस बी और सपोज ऐसे c प्लस डी, मतलब ये a प्लस बी ऐसे लेफ्ट में लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा है और ये c प्लस डी यहाँ पे अलग से लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a c प्लस डी प्लस b c प्लस डी, मतलब आपने a को अलग लिख दिया c प्लस डी के साथ और फिर बीच में यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस लगा के b को अलग लिख दिया c प्लस डी के साथ। सिमिलरली आप इसे आगे भी तोड़ सकते हैं, जैसे a और c प्लस a और d और आगे b और c और ऐसे ही b और d। तो बेसिकली आपने इस पूरे को 4 की फॉर्म में तोड़ लिया। तो अगर आप इसे ऐसे सोल्व करते हैं तो ये काफी आसान पड़ेगा। सिमिलरली इसे अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो आप बाहर ही रखो। तो पहले आपने x को इसके साथ लिखा, जब आप x को इसके साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा x और फिर से x, मतलब पहले अगर आप x को सिर्फ इसके साथ लिखेंगे, मैं उसे भी फर्दर तोड़ रहा हूं, तो x को इसके साथ लिखा तो बना x फिर प्लस x और यहाँ पे माइनस आई पी एक्स। फिर आपने आई पी एक्स को इसके साथ लिखा होगा तो वो क्या होगा, आई पी एक्स एक्स प्लस आई पी एक्स माइनस आई पी एक्स, मतलब ये कोमा लगा रहा हूं मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये अब आपकी 4 टर्म्स बन गई। तो अगर आप ये x और x वाला देखेंगे ये आपका 0 हो जाएगा, और अगर आप ये IPX वाला देखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 2 बचे जो आपको सॉल्व करने हैं और बाहर आपका है 1/2। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। बाहर आपका है 1/2 x माइनस आई पी एक्स और यहाँ पे आपका कॉम्यूटेटर है। तो कैसे होगा, सपोज आपने पहले यहाँ पे x को लिखा और फिर आप माइनस आई पी एक्स को साई पे अप्लाई करेंगे, देन माइनस ऑफ माइनस आई पी एक्स और फिर आप x को साई पे अप्लाई करेंगे, ऐसे आएगा। और जब आई पी एक्स एक्स की बात करेंगे तो IPX और x को साई पे अप्लाई किया, माइनस x और IPX को साई पे अप्लाई किया। अब इसमें आपको पहली बात तो मोमेंटम ऑपरेटर पता होना चाहिए px, जो आपका px होता है दैट इज माइनस IH क्रॉस dy dx। तो क्या हो जाएगा 1/2 x। जब आप px को खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस आई और मल्टीप्लाई में माइनस IH क्रॉस dy dx और साई, ऐसे आएगा। तो -1 और -1 हो जाएगा पहले +1, फिर i और i के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस, तो ये आपका अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस h क्रॉस d साई बाई dx।
नाउ ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। फिर आपका IPX है, तो IPX की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, I है और एक I यहाँ पे आएगा, तो आपको हो जाएगा I स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और यहाँ पे -1 है तो ये प्लस ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा H क्रॉस d/dx ऑफ psi x, ऐसे हो जाएगा। और फिर इसमें आपको फर्दर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा के क्या होगा, जब आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा x d psi/dx प्लस psi इंटू 1, तो ये आ जाएगा। अब इस वाले पे आइए, जब इस पे आए तो यहाँ पे I लगा है और आपका px खोल के आएगा एक और I, तो ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर और एक माइनस यहाँ पे I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आ जाएगा प्लस, तो जाएगा H क्रॉस d/dx ऑफ psi x। तो फिर से अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपका बन जाएगा H d psi/dx प्लस psi, और यहाँ से आपका क्या आएगा -x I, px की जगह डालेंगे -IH क्रॉस डाल के क्या हो जाएगा, I से I मल्टीप्लाई होके -1, तो ये बन जाएगा +1, तो ये आपका हो जाएगा H क्रॉस d psi/dx। तो फाइनल आपके पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, एक आपके पास ये 1/2 बाहर है ही, तो एक तो आपका बन गया -H क्रॉस x d psi/dx, एक आपका बन गया H क्रॉस x d psi/dx, एक आपका बन गया यहाँ पे प्लस H क्रॉस psi, एक आ गया यहाँ पे H क्रॉस x d psi/dx प्लस H क्रॉस psi, और एक हो गया -H क्रॉस x d psi/dx। ये टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, और अब आपका यहाँ पे क्या बचा है 2H क्रॉस psi, तो ये हो गया आपका 2H क्रॉस psi, और आपका बाहर था 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपको क्या मिला है, फाइनली आपको मिला है H क्रॉस psi। तो इसका मतलब जो आपकी आइगन वैल्यू हुई ऑपरेटर की वो आपकी होगी H क्रॉस, मतलब जो आपका कम्यूटेटर हो गया वो हो गया आपका H क्रॉस। इन्होंने पूछा था कम्यूटेटर A प्लस A माइनस इज इक्वल्स टू, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट विल बी H क्रॉस। क्योंकि आपने क्या किया, बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्यूटेटर को आपने एक पर्टिकुलर कम्यूटेटर जो उन्होंने पूछा उसे साई पे लगाया, एंड व्हाट डिड यू ऑब्टेन, यू ऑब्टेन H क्रॉस साई। तो इसका मतलब जो आपका कम्यूटेटर हो गया वो आपका ये हो गया। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, लेकिन अगर आप वो a प्लस बी c प्लस डी वाला जो कम्यूटेटर वाला रूल मैंने बताया, अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब प्लस माइनस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको चीज़ ज़रूरी है, जो आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन आया था उसे आपको उन 4 भाग में तोड़ना है। 4 भाग में तोड़ते ही 2 तो आपके कम्यूटेटर कैंसिल हो गए, और जो आपके 2 कम्यूटेटर बचे वो आपके इजी फॉर्म में बचे, तो उसे सॉल्व करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो था, बट फिर भी ये क्वेश्चन रिलेटिवली जल्दी हो जाएगा अगर आप वो वाला कम्यूटेटर का रूल अप्लाई करेंगे, और आपको डायरेक्ट अपना आंसर H क्रॉस मिल जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा भी प्लस माइनस का इधर उधर करेंगे तो जो आपकी चीज H क्रॉस आई है वो सपोज -H क्रॉस आ गई, देन ऑल्सो यू विल गेट इट रॉन्ग, बिकॉज इसमें आप देखें डी ऑप्शन -H क्रॉस भी गिवन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंस से करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the temperature derivative of electrochemical cell potential E at constant pressure is given by, तो इसमें आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, del E by del T at constant pressure, ये आपसे पूछ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपकी जो टर्म्स ऑप्शंस में यूज हुई हैं वो एक तो आपकी डेल्टा S है और एक आपके NFT है। तो बेसिकली
इस रिलेशन ई को आपको एस से रिलेट करने के लिए पहले डेल्टा जी को लाना होगा, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन होती है, वो क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। और अगर आप एक मैक्सवेल रिलेशन देखें, सॉरी मैक्सवेल नहीं, जनरल जो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस होती हैं उसमें हमारे पास एक रिलेशन होती है डीजी, ये मैक्सवेल भी है, डीजी इज इक्वल्स टू वीडीपी माइनस एस डी टी। तो अगर आप इसमें एंट्रोपी निकालना चाहे तो आपको क्या करना होगा, एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। सपोज आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो एंट्रोपी विल बिकम इक्वल टू dg बाई dt और ये माइनस साइन आ जाएगा। तो एंट्रोपी इज इक्वल्स टू माइनस dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और आपके पास एक रिलेशन यहाँ पे क्या है, डेल्टा g इज इक्वल्स टू माइनस NFE। तो इन दोनों रिलेशन का यूज करके आप डेल ई बाई डेल टी वाली इस पे जा सकते हैं। कैसे, आप बस इसमें ये डाल दीजिए, डेल्टा जी की जगह माइनस NFE, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस NF। जो आपका NF है वो तो कांस्टेंट है, तो उसका तो डेरिवेटिव नहीं होगा, तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो E का होगा। तो E का डेरिवेटिव होके वो क्या हो जाएगा, डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया प्लस। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज इक्वल्स टू प्लस NF डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और यही आपसे पूछा था डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस NF को आप इधर ले आइए। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डेल्टा S बाई NF। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको दोनों ही रिलेशंस पता होनी चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE और एक जो आपकी ये मैक्सवेल रिलेशन है DG इज इक्वल्स टू VDP माइनस SDT। आप देखेंगे आपको ऑप्शन में भी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर गिवन है, तो कांस्टेंट प्रेशर करते ही ये जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी आपकी एंट्रोपी से रिलेट हो जाएगी, और फिर उसके बाद जैसे ही आप ये पुट करेंगे तो देन यू विल गेट योर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Rest of the questions I will be discussing in next videos. Thank you so much for watching this video.